अध्याय 621। कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक स्टल ग्रह, सोरोन का महल, चार्ल्स का दृष्टिकोण। चार्ल्स ने ओरिजिन मेटल का ब्लॉक सोरोन को सौंप दिया, जिसने उसे अपनी हथेली में इस तरह थाम लिया मानो वो किसी नवजात शिशु को गोद में लिए हो। उसकी मुरझाई हुई उंगलियां थोड़ी सी कांप रही थीं, कमजोरी से नहीं बल्कि उस गहन विस्मय से जो उसकी प्राचीन दृष्टि में झलक रहा था। सिर्फ 25 ग्राम इस चीज की तलाश में 2000 साल हो गए, और अब तुम मुझे 1200 ग्राम वजन की एक शिला थमा रहे हो, सोरोन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जो इतनी परिपूर्ण थी कि मानो उसके बुढ़ापे के चेहरे पर खुद ही हर उदासी को दूर भगा रही हो, और उसकी आंखें उस तीर्थयात्री की श्रद्धा से चमक रही थी जिसने आखिरकार अपने भगवान को छू लिया हो। वो पत्थर का टुकड़ा देखने में किसी भी तरह से दिव्य नहीं लग रहा था। इसमें न तो अवशेषों की अलौकिक झिलमिलाहट थी और न ही परिष्कृत अयस्कों की चमकदार दीप्ति। इसके बजाय यह एक साधारण स्टील जैसी वस्तु प्रतीत होती थी, जिसकी सतह फीकी थी और नग्न आंखों से देखने पर यह साधारण सी लगती थी, सिवाय इसके वजन के, जो सामान्य स्टील के वजन का केवल दोगुना था, जो इतनी श्रद्धा का पात्र बनने के लिए शायद ही पर्याप्त था। लेकिन सोरोन के हाथों में यह एक अमूल्य खजाना बन गया, क्योंकि उसके हाथों में धातु के इस टुकड़े का इस्तेमाल भी एक देवता को पीट पीट कर मार डालने के लिए किया जा सकता था। सांस एक गहरी आह भरते हुए सोरोन ने धातु को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया, और फिर अपनी आंखों में उमड़ती हजारों भावनाओं के साथ चार्ल्स की ओर देखा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मुझे इस धातु को ब्लेड में ढालने से पहले उसे परिष्कृत करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ समय के लिए पंथ छोड़ना होगा, सोरोन ने स्थिर लेकिन गंभीरता से भरी आवाज में कहना शुरू किया। मुझे वापस आने में 1 साल से अधिक समय लग सकता है, इसलिए तब तक मैं आपको आरोहण पंथ के कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख के रूप में छोड़ रहा हूं। चार्ल्स ने सम्मान स्वीकार करते हुए तुरंत ही झुककर अपना दाहिना हाथ अपनी छाती से लगा लिया। जैसा आप आदेश दें, लॉर्ड सोरोन, उन्होंने कहा। तभी सोरोन ने औपचारिकता को दरकिनार करते हुए हल्के से अपना हाथ हिलाया। मेरे जाने के बारे में किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर परिषद को। हम में से कोई नहीं जानता कि अगर उन्हें पता चले कि मैं चला गया हूं तो वे क्या करेंगे। और इससे भी बुरी बात यह है कि हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि मेरी अनुपस्थिति की खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंच सकती है या नहीं। मैं कल बिना किसी बाधा के प्रस्थान करने का इरादा रखता हूं, और जाने से पहले मैं इस किले को एक दिव्य अवरोध से ढक दूंगा जो सभी प्रकार की ताक झांक करने वाली इंद्रियों को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। इसलिए भले ही अन्य देवताओं को मेरे ठिकाने पर संदेह हो जाए, वे कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि पंथ के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि वे कभी भी मेरे महल के अंदर नहीं देख पाएंगे। और यह अनिश्चितता कि मैं वास्तव में यहां हूं या नहीं, उनके हाथ बांधे रखेगी, कम से कम 1 साल के लिए तो जरूर, सोरोन ने कहा। और चार्ल्स ने अपना सिर झुकाकर ध्यान से सुना और सोरोन द्वारा बोले गए हर शब्द को अपनी स्मृति की गहराई में उतार लिया। लेकिन मान लीजिए कि कुछ बुरा हो जाता है, कुछ अप्रत्याशित, सोरोन ने अपनी बात जारी रखी। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वो चार्ल्स से नहीं बल्कि दीवारों से ही बात कर रहा हो। तो मुझे आपसे यथासंभव इस पंथ की रक्षा करने की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन याद रखना मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारा लक्ष्य निर्णायक जीत नहीं होगा, तुम्हारा लक्ष्य समय खरीदना होगा। उन्हें रोके रखो, जरूरत पड़ने पर पीछे हट जाओ, मजबूरी में अपना क्षेत्र छोड़ दो, लेकिन मेरे लौटने तक जीवित रहो और डटे रहो। खोखले अभिमान के लिए खुद को खून मत बहाओ, क्योंकि अगर मेरे जाने के बाद तुम गिर गए तो इस पंथ में अगला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक 25 वर्षीय लड़का होगा जिसके नाम पर 2 सम्राट स्तरीय सेवक होंगे, और मैं अभी तक पंथ का भविष्य उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार नहीं हूं। चार्ल्स का जबड़ा कस गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भी जानता था कि सोरोन के शब्द सच थे। अंततः सोरोन ने अपनी आस्तीन से 3 मंद चमकते गोले निकालते हुए कहा, जिनमें से प्रत्येक में उसकी अपनी दिव्य आभा के पिंजरे में बंद टुकड़े घूम रहे थे। मैंने इन 3 क्रिस्टल गेंदों में अपना कुछ अंश संग्रहित किया है। यदि पंथ को कभी खतरा महसूस हो और आपको किसी शत्रु को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता हो कि मैं अब भी उनकी रक्षा कर रहा हूं, तो इनमें से एक को कुचल देना। या यदि आपको किसी प्रतिद्वंद्वी को अक्षम करने के लिए जबरदस्त आभा का एक सहज विस्फोट करने की आवश्यकता है, तो उसे कुचल दें। उन्हें फर्क पता नहीं चलेगा। उसने उन गोलों को चार्ल्स के फैले हुए हाथ में दबा दिया। उसकी अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां चार्ल्स की खुरदरी उंगलियों पर ठहर गईं और उसका चेहरा असामान्य रूप से नाजुक हो गया। मुझे खेद है, मेरे पुराने दोस्त, सोरोन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल उसके सामने वालों के कानों तक ही पहुंची। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस यात्रा से जिंदा लौट पाऊंगा या नहीं।
मुझे विश्वास है कि मैं लौट आऊंगा, फिर भी मेरे शरीर में रिश्ते हुए घावों के कारण मैं निश्चित नहीं हो सकता। इसलिए अगर मैं 1.5 साल बाद भी वापस नहीं आता हूं, तो आपको सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। चार्ल्स की निगाहें हट गईं, वो सोरोन की निगाहों में मौजूद तीखी ईमानदारी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई, मानो उनका गर्व दुख से जूझ रहा हो। मुझे पता है कि मैं पंथ को अच्छे हाथों में सौंप रहा हूं, सोरोन ने चार्ल्स के कंधों पर अपने दोनों हाथ मजबूती से रखते हुए कहा। उसके हावभाव में गहरा विश्वास झलक रहा था। लेकिन अगर यह अनुपस्थिति स्थायी हो जाती है, तो आपको स्काईशिट को पंथ का अगला भगवान बनाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना होगा। यदि मेरे पिता ने मृत्यु के बाद उस लड़के को स्वीकार किया और मुझसे इतनी उन्नत आभा संबंधी पुस्तिका सौंपने के लिए कहा, तो इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि उन्हें एक योद्धा के रूप में उसकी क्षमता पर विश्वास था। और अगर मेरे पिता अपने बेहद ऊंचे मानकों के बावजूद किसी की प्रतिभा को स्वीकार करते हैं, तो मैं भी मानता हूं कि वह खास है, उन तरीकों से खास है जिन्हें हम में से बाकी लोग अभी तक समझ नहीं सकते। अंततः चार्ल्स ने अपना सिर घुमाया और उस देवता से आंखें मिलाईं जिसकी उसने सदियों से सेवा की थी। उसकी नम निगाहें कठोर लेकिन स्थिर थीं। उसकी छाती एक गहरी सांस के साथ फूल गई और उसने एक बार सिर हिलाया। स्थायित्व की चिंता मत करो, बूढ़े आदमी, बस पहले जिंदा वापस आने पर ध्यान दो, चार्ल्स ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में सम्मान और चुनौती दोनों एक साथ झलक रहे थे। सोरोन ने हल्की सी हंसी हंसी, हालांकि उसमें कोई खुशी नहीं थी। आवाज नाजुक कांच जैसी थी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर किस्मत को कुछ और मंजूर हो तो। उसने बोलना शुरू किया लेकिन रुक गया, क्योंकि दोनों व्यक्ति मौन खड़े थे। वो क्षण इतना लंबा खिंच गया मानो दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को आत्मसात कर रहे हो। एक जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरा एक ऐसे बोझ को उठाने की तैयारी कर रहा था जो अभी भी उसके कंधों के लिए बहुत भारी था। हालांकि दोनों जानते थे कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। दोनों को पता था कि यह करना ही होगा। अध्याय 622, अराजकता का निर्माण। जुपिटर मेडिकल विंग के अंदर लियो के दृष्टिकोण से, लियो को स्वर्गारोहण पूरा होने के बाद गहन चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सामान्य जीवन में लौटने की अनुमति दी। पूरी प्रक्रिया में कुल 2 घंटे लगे। इस दौरान उन्हें किसी और खबर की परवाह नहीं थी। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लॉर्ड शैडो ड्रैगन। ऐसा लगता है कि आप अपने आरोहण के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और आपका शरीर नई संरचना के अनुसार स्थिर हो गया है। बधाई हो, अब आप एक पालौकिक व्यक्ति बन गए हैं, मुख्य डॉक्टर ने कहा, जैसे ही लियो जांच बिस्तर से उठा और उसने डॉक्टर से हाथ मिलाया। धन्यवाद डॉक्टर, मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि आरोहण सुचारू रूप से हो गया। लियो ने अपने वस्त्रों को वापस अपने कंधों पर डालते हुए और चिकित्सा विंग से बाहर निकलते हुए कहा। अब जबकि मैं एक ट्रांसेंडेंट बन गया हूं, मुझे डंपी को एक स्पैरिंग मैच के लिए चुनौती जरूर देनी चाहिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं पहले की तुलना में वास्तव में कितना मजबूत हूं। वो काफी समय से एक अलौकिक शक्ति है और आसपास के अधिकांश मानव योद्धाओं से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। वो एक उपयोगी मापदंड साबित होगा। लियो ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि वो डंपी से मिलने की योजना बना रहा था। तभी अचानक एक लेफ्टिनेंट ने उसे रोक दिया, जो उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई अत्यावश्यक संदेश देना हो। माफ कीजिए लॉर्ड शैडो ड्रैगन, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, लेफ्टिनेंट ने कहा, जिस पर लियो ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलने का इशारा किया। महोदय, सबसे पहले लॉर्ड ड्रैगन यहाँ है। वे लगभग 4 घंटे पहले आए थे और आपसे किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहते थे। दूसरे, सु वंश का एक सु यांग आपसे मिलने आया है। वो लगभग 6 घंटे पहले आया था और वर्तमान में उसे हिरासत कक्ष में रखा गया है। अंत में, लॉर्ड ड्रैगन इस समय सु नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं और पिछले 2 घंटों से उन दोनों को बात करते हुए देखा गया है, लेफ्टिनेंट ने बताया, जिस पर लियो ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या सु यांग यहाँ थी? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वेयर से बात कर रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पहले उनसे मिलने जाऊंगा, लियो ने सु यांग से मिलने की अपनी उत्सुकता को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि उसने सैनिक के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी, लेकिन जैसे ही वह अकेला हुआ, वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि इतने लंबे समय बाद अपने पुराने दोस्त को देखने की संभावना से वह बेहद खुश था। इसी बीच हिरासत कक्ष में सु यांग और एगोन वेयर मौजूद थे। हिरासत कक्ष के अंदर का वातावरण हास्यपूर्ण ढंग से तनावपूर्ण प्रतीत हो रहा था। हालांकि वेयर और सु यांग दोनों में से किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं था,
फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रति अजीब तरह से प्रतिस्पर्धी व्यवहार करते थे, मानो दूसरा उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी हो। मैंने इंटरस्टेलर सर्किट्स 2 बार जीता है, यानी 2 बार। अगर आपको 2 बार शब्द का अर्थ नहीं पता है तो बता दूं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, और इस बात का सबूत है कि मैं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों में से एक हूं। ये छोटा सा पंथ नहीं, ब्रह्मांड। सु यांग ने ब्रह्मांड शब्द पर विशेष जोर देते हुए कहा। कृपया, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने इसे अकेले जीता हो, जबकि रोडोवा इस खेल के इतिहास में सर्किट जीतने वाली सबसे सफल अकादमी है। और जब पिछले साल मेरे चचेरे भाई ने अकेले दम पर तुम्हें जीत दिलाई थी। अपना अहंकार थोड़ा कम करो, तुम ग्रैंडमास्टर जैसे कमजोर हो। मैं तुमसे 2 साल छोटा हूं, लेकिन फिर भी तुमसे एक पायदान ऊपर हूं। प्रतिभा के मामले में हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। वेर ने पलटवार करते हुए अपने हाथों से कदम का इशारा किया, ताकि यह बात स्पष्ट हो सके कि प्रतिभा के मामले में वो सु यांग से कहीं बेहतर है। क्या कब से तेजी से पदोन्नति पाना प्रतिभा का सच्चा पैमाना बन गया? बेटे, मैं आध्यात्मिक उन्नति के बहुत करीब हूं। शायद अगले 1-2 हफ्तों में मैं ये कर लूंगा। और हाँ, क्या लियो ने तुम्हें नहीं हराया था? अगर तुम भूल गए हो तो बता दूं कि लियो भी एक ग्रैंडमास्टर था। बेटे, सोचो तुम्हारी प्रतिभा कितनी कमजोर है। अगर एक स्तर ऊपर होने के बावजूद तुम कमजोर लड़ाकों से बुरी तरह हार रहे हो। सु यांग ने पलटवार किया, जबकि वेयर ने अपना सिर हिलाया मानो उसे इस अपमान पर विश्वास ही न हो रहा हो। सबसे पहले, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, इसलिए मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। दूसरी बात, मैं किसी भी समय, किसी भी दिन, चाहे स्तर में कितना भी अंतर हो, तुम्हारी बुरी तरह पिटाई कर सकता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? हम अभी कुछ राउंड खेल सकते हैं, वेर ने कहा, और इस प्रस्ताव को सुनकर सु यांग की सुनहरी आंखें चमक उठी। ओह हाँ, आप कुछ राउंड खेलना चाहते हैं, ठीक है, मैं मान जाता हूं। मैं पूरे पंथ के सामने तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरता। सु यांग ने चुनौती स्वीकार करते हुए मेज से बंधी जंजीरों को खींचते हुए कहा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वेर ने मुड़कर उन गार्डों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनके बारे में वह जानता था कि वे बातचीत सुन रहे थे। रक्षकों, रक्षकों, अंदर आओ। इस गोरे बंदर को इसकी जंजीरों से मुक्त करो। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वेयर ने मांग की, और रक्षक हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण करते हुए अंदर आ गए और स्थिति को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगे। खटखट खटखट, चलो, तुमने उसकी बात सुनी, मुझे छोड़ दो। सु यांग ने मांग की, तभी एक गार्ड ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि दूसरा वेर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सुरक्षा कारणों से वे सु यांग को नहीं छोड़ सकते। मुझे खेद है लॉर्ड ड्रैगन, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं लगता कि उसे स्वतंत्र रूप से जाने देना बुद्धिमानी होगी। ये कहना मुश्किल है कि वो अड्डे को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, या उसके असली इरादे क्या है। मुझे खेद है कि कमांडर चार्ल्स की अनुपस्थिति में मैं वास्तव में उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा करने से कई सैन्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, गार्ड ने समझाया, हालांकि वे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। नियमों की ऐसी तैसी, वैसे भी वो एक ग्रैंडमास्टर है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है? एक वार करेगा जिसे मैं अपनी छोटी उंगली से रोक दूंगा। वेर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, और उसके अपमानों ने सु यांग को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया, जो अब अपनी जंजीरों से और भी जोर से जूझने लगा। कृपया महोदय, हमें आपसे और अधिक समझदारी की आवश्यकता है, गार्ड ने विनती की। हालांकि स्थिति पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो चुकी थी, और न तो वे और न ही यांग तर्क या विवेक में रुचि रखते हुए दिखाई दे रहे थे। अध्याय 623, बहुप्रतीक्षित पुनर्मिलन, प्लेनेट जुपिटर, द होल्डिंग सेल, लियो का दृष्टिकोण। लियो अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए हुए हवालात की ओर बढ़ा, हालांकि वहां पहुंचकर और चल रही अराजकता को देखकर वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह अपनी आंखों के सामने घट रहे दृश्य पर लगभग विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो दहलीज पर जम सा गया था। अपने चचेरे भाई और अपने पुराने दोस्त को बाजार में बच्चों की तरह झगड़ते हुए देख रहा था। उनकी आवाजें गालियों और आधी अधूरी चुनौतियों से भरी हुई थी, जबकि पहरेदार व्यवस्था बनाए रखने के हताश प्रयास में इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। उनके हाथ आत्मसमर्पण की मुद्रा में उठे हुए थे, मानो वे 2 जानवरों के बीच फंसे रेफरी हों जो वर्चस्व के लिए लड़ रहे हों। खटखट खींचो। सु यांग ने अपनी बेड़ियों को खींचने की कोशिश की तो जंजीरें खड़खड़ाने लगी। उसकी सुनहरी आंखें आक्रोश से धधक रही थीं, जबकि वे अपनी उस चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ आगे झुक गया। उसे उकसा रहा था मानो ये किसी सराय में होने वाली लड़ाई हो, न कि पंथ के गढ़ के अंदर एक बंदी गृह। सु यांग, तुम यहाँ कैदी हो, अपनी हद मत भूलो। हे भगवान ड्रैगन, कृपया शांत रहें।
गार्ड एक दूसरे पर चिल्लाते हुए उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गुहारें उस अफरा तफरी में खो गईं, जब तक कि अंत में लियो की आवाज शोरगुल के बीच से सुनाई नहीं दी, जो तीखी और स्पष्ट थी। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? उसने मांग उठाए। उसकी आवाज में इतना वजन था कि कमरा उसके चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। सभी का सिर एक साथ घूम गया, पहरेदार सख्त हो गए, वेर की व्यंग्य भरी मुस्कान बीच में ही जम गई, और यहाँ तक कि सु यांग भी चुप हो गया क्योंकि उसकी कलाइयां जंजीरों के खिलाफ स्थिर हो गईं। शोर अचानक एक ऐसी खामोशी में बदल गया जो अस्वाभाविक लग रही थी, मानो दीवारें खुद अपनी सांस रोक रही हों। लॉर्ड शैडो ड्रैगन, भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। लॉर्ड ड्रैगन सु यांग से लड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल हमें उन्हें स्वतंत्र रूप से जाने देने से रोकता है। गार्डों में से एक ने राहत और हताशा से भरी आवाज में कहा। तभी लियो की निगाह व्यय की ओर घूमी और उसने उसे इतनी तीखी नजर से देखा कि उसका चचेरा भाई सहज रूप से अपनी कुर्सी पर पीछे हट गया। तुम उससे क्यों लड़ना चाहते हो? लियो ने शांत भाव से पूछा। उसकी एक भौं इस तरह उठी हुई थी मानो ये सवाल ही बेतुका हो, और व्यय तुरंत अपने शब्दों पर लड़खड़ा गया। मैंने उसने ही शुरू किया। उसे लगता है कि वह मुझसे कभी भी किसी भी दिन भिड़ सकता है, और उसने मुझे बेटा कहकर पुकारा जैसे मैं कोई बदमाश बच्चा हूं। मैं बदमाश नहीं हूं। अगर हमारी लड़ाई हुई तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। वेर ने बचाव करते हुए बुदबुदाया। उसका स्वाभिमान आहत हुआ था और उसने सु यान की ओर इशारा किया, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने अभी अभी क्या सुना है। स्काईशेड, कसम से ये सब उसी ने शुरू किया है। सु यांग ने पलटवार किया। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से चमक उठी और उसने अपनी जंजीरों को एक बार झटका दिया। और तो और, उसे लगता है कि सर्किट 2 बार जीतना कोई आसान बात है। ये क्या? सर्किट जीतना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसे ये बताओ। लियो ने अपनी नाक के पुल पर 2 उंगलियां दबाईं, धीरे धीरे सांस अंदर ली और फिर एक लंबी, थकी हुई आह छोड़ी। उसकी निगाहें उन दोनों पर घूमते ही उसके चेहरे पर घोर निराशा छा गई। सच में, क्या यही है पंथ के लॉर्ड ड्रैगन का व्यवहार? उसने अंत में कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन तीखी थी। हर शब्द कोड़े की चुभन की तरह लग रहा था। क्या किसी 5 साल के बच्चे की तरह, जिसमें आत्मसंयम नहीं है? फटकार के आगे वेर तुरंत मुरझा गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और शर्म से उसका सिर नीचे झुक गया। कुछ क्षणों के लिए सु यांग मुस्कुराया। वेया को फटकार खाते हुए देखकर उसे मजा आ रहा था, लेकिन तभी लियो की नजर उस पर पड़ी और उसके होठों पर हंसी का भाव थम गया। और तुम? लियो ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। तुम सु कुल के युवा स्वामी हो, अपने कुलपिता के उत्तराधिकारी हो। थोड़ा तो तमीज दिखाओ। फटकार उतनी ही तीखी थी और सु यांग ने भी खुद को अपना सिर झुकाते हुए पाया। लियो की निगाहों के नीचे उसका पहले वाला अहंकार खामोशी में घुल गया। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि बच्चों जैसा व्यवहार मत करो, इसलिए शांत हो जाओ, माफी मांगो और सुलह कर लो। लियो ने आदेश दिया और वेया ने तुरंत बात मान ली। मुझे खेद है, ड्रैगन ने कहा, और सु यांग ने तुरंत उन्हीं शब्दों को दोहराया। मुझे भी खेद है, उसने कहा, और लियो ने दोनों को सहमति में सिर हिलाकर इशारा किया, फिर गार्डों को जाने के लिए कहा। चिंता मत करो, अब मैं इसे संभाल लूंगा, लियो ने आश्वासन दिया, और गार्डों ने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया और दरवाजे से बाहर निकल गए। धड़ाम भारी धातु का दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। लियो ने अपनी बाहें मोड़ी और सु यांग की ओर एक नजर डाली। उसका व्यवहार उसके शुरुआती इरादे से कहीं अधिक ठंडा था। तुम यहाँ किस लिए हो? उसने पूछा, और सु यांग ने प्रश्न की प्रत्यक्षता पर भौहें चढ़ा ली। उन्हें उम्मीद थी कि उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा, क्योंकि वे दोनों इतने लंबे समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। हालांकि उनकी पिछली लड़ाई ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया था। क्या तुम मुझे देखकर खुश भी नहीं हो? सीधे काम की बात पर आ रहे हो? उसने विरोध जताया, जिस पर वेर ने मेज के दूसरी ओर से तुरंत हंसते हुए कहा। तुम हो क्या उसकी प्रेमिका? वेर ने उपहास उड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह उस ताने को मारने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। हालांकि उसकी इस छोटी सी हरकत के परिणामस्वरूप लियो ने तुरंत उसे चेतावनी भरी निगाहों से देखा, जिसका मतलब था, ठीक से बर्ताव करो वरना मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो अचानक अपने अंगूठों से कुछ भी बनाने में दिलचस्पी लेने लगा था। सांस एक गहरी आह भरते हुए लियो ने सु यांग की ओर फिर से देखा और अपनी बाहों को खोलकर एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। अरे यार, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों बाद मिले। उसने सु यांग के हथकड़ी लगे हाथों में अपनी हथेली रखते हुए मजबूती से हाथ मिलाया। तुम्हारे बिना अकादमी का दूसरा साल वैसा नहीं था। मु शेन और मु रयान को भी तुम्हारी बहुत याद आती थी,
लेकिन बाकी सब तुमसे नफरत करते थे। हमें आपका नाम तक लेने की अनुमति नहीं थी। सबको लगा जैसे तुमने हमें धोखा दिया हो, सु यांग ने कहा, और लियो को खट्टी मीठी यादों से थोड़ा सा चेहरा बिगड़ता हुआ महसूस हुआ। उन्हें मुशेन या मुरयान से कोई गहरा लगाव नहीं था, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि वे भी उन्हें याद करते हैं। शायद वो उनके लिए जितना सोचता था उससे कहीं अधिक सच्चा मित्र था। अध्याय 624 प्रस्ताव जुपिटर मिलिट्री बेस बंदी गृह लियो के दृष्टिकोण से। तो तुम यहाँ क्यों आए हो यार? मुझे नहीं लगता कि सू कबीले ने लंबे समय से पंथ के साथ कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया है। तो क्या तुम सू कबीले की ओर से आए हो या अपने लिए? लियो ने पुनर्मिलन समाप्त होने के बाद पूछा, और सू यांग की सुनहरी आंखें अचानक गंभीरता से तेज हो गईं। मैं उसके सामने व्यापार पर चर्चा नहीं करना चाहता, जब तक कि आप उस पर पूरी तरह से भरोसा न करें, सू यांग ने कहा। उसकी ठुड्डी थोड़ी सी व्यय की ओर झुकी हुई थी, जो इस स्थिति में फंसने पर भौहें चढ़ा बैठा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लियो ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी और उसकी निगाहें भी नहीं डगमगा रही थी। व्यय मेरा चचेरा भाई है और वह पंथ का ड्रैगन है जिसके पास अपनी सेना है। अगर आप यहाँ आधिकारिक तौर पर आए हैं तो मदद के लिए आपको उसी से संपर्क करना चाहिए। उन शब्दों में इतना वजन था कि वेयर का सीना स्पष्ट रूप से फूल गया। उसकी पीठ सीधी हो गई, मानो उस साधारण विश्वास मत से उसका हर इंच फूल गया हो, और जैसे जैसे वह अपनी सीट पर सीधा बैठता गया, उसके द्वारा धारण किया गया पद अधिक भारी और चमकदार प्रतीत होने लगा। ठीक है, अगर आपको उस पर भरोसा है तो मुझे लगता है कि यह ठीक है, सू यांग ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए स्वीकार किया। उसकी आवाज नर्म हो गई और उसका लहजा गंभीर हो गया। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता चला है या नहीं, लेकिन मेरे दादाजी सू परिवार के देवता को अन्य महान कुलों और सार्वभौमिक सरकार ने धोखा दिया है। हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई होगी। क्या? वेर ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि ये शब्द उस पर हथौड़े की तरह लगे। उसकी आवाज लगभग टूट गई क्योंकि अविश्वास ने उसके आमतौर पर अविचलित आत्मविश्वास को हिला दिया था। लेकिन लियो ने बस सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत और भावहीन था। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था। यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था। तुम्हें इसके बारे में पता था? वेया ने अपने चचेरे भाई की ओर मुड़ते हुए आक्रोश से भरी आवाज में दोहराया। शांत हो जाओ, लियो ने शांत स्वर में कहा और उसे एक नजर से रोकते हुए बोला, मेरे साथ चलने की कोशिश करो। जैसे ही कमरा एक बार फिर शांत हुआ, सू यांग ने सदियों के बोझ तले दबे स्वर में बोलना जारी रखा। पूरे ब्रह्मांड में ये खबर फैल रही है कि दादाजी के चले जाने के बाद 5 महान कुल अब सू कुल के खिलाफ विद्रोह करने और हमारी जमीनों पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, और हम जो कुछ भी बचा सकते हैं उसे बचाने के लिए बेताब हैं। उसका सिर थोड़ा झुक गया। शर्म उसके शब्दों में झलक रही थी, हालांकि उसका स्वाभिमान उन्हें स्थिर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम जानते हैं कि हम सब कुछ अपने हाथ में नहीं रख सकते, इसीलिए मैं पंथ के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। एक ऐसा प्रस्ताव जो मुझे विश्वास है कि अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो हम दोनों के लिए लाभकारी होगा। उसकी निगाहें बारी बारी से लियो और वेर पर टिकी थी, मानो वो उन दोनों को परख रहा हो। ये परख रहा हो कि क्या उसकी बातें शत्रु की धरती पर असरदार साबित होंगी। हम आपको 2 ग्रह देने के लिए तैयार हैं। बदले में एक शर्त यह है कि भविष्य में किसी गंभीर हमले के दौरान यदि हमें कभी आपकी आवश्यकता पड़े तो पंथ हस्तक्षेप करे और ग्रह सू प्राइम की रक्षा करे। फिलहाल हमें नहीं लगता कि अन्य महान कुलों के कोई भी देवता ग्रह विजय जैसी तुच्छ चीज में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, लेकिन पंथ के हमारे साथ खड़े होने से, जो एक निवारक के रूप में कार्य करता है, हम निश्चित हो सकते हैं कि वे इससे दूर रहेंगे, क्योंकि अगर वे इसमें शामिल हो गए तो सोरोन का भी यही हाल होगा। सू यान की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। केवल उसकी जंजीरों की हल्की सी खनक ही मेज पर सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो उनके चेहरों पर किसी भी प्रतिक्रिया की तलाश कर रहा था। उसे निराशा हुई क्योंकि लियो ने उसकी बातों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन बना रहा, जबकि वह विचारों में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह अपने दिमाग में इस सौदे के फायदे और नुकसान का आकलन कर रहा हो। एक और वह जानता था कि सुवंश सू देवता के बिना भी अभी भी एक दुर्जय शक्ति था। वे ब्रह्मांड भर में फैले कुल 78 ग्रहों को नियंत्रित करते थे, अपने झंडे तले लगभग 30 सम्राट स्तरीय योद्धाओं का नेतृत्व करते थे, और एक ऐसा कबीला थे जो धनी होने के साथ साथ तकनीकी रूप से भी उन्नत था। इस शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में, जहां पंथ अलग थलग और सहयोगियों से वंचित खड़ा था, सू कबीले के साथ संबंध बनाना कोई बुरा विचार नहीं था।
फिर भी असली सवाल जो बना रहा वह ये था कि क्या उन्हें सहायता प्रदान करने की कीमत इनाम से अधिक होगी। आप हमसे सू प्राइम की सुरक्षा के लिए अपनी सेना तैनात करने को कह रहे हैं, वेई ने अंत में कहा। उसकी आवाज शांत थी, हालांकि उसकी आंखों की तीखी चमक से उसके अंदर चल रहे विचारों का बवंडर स्पष्ट हो रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं है, सू यांग। आप इसे एक साधारण निवारक की तरह बता रहे हैं, लेकिन निवारक तभी तक काम करता है जब तक कोई इसे चुनौती देने का साहस नहीं करता। क्या होगा जब पंथ अपने बेड़े भेजेगा और दूसरे कबीले ये परखने का फैसला करेंगे कि हम कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं? क्या होगा जब वे हमारी ताकत की तुलना अपनी ताकत से करेंगे? सू यांग ने बिना पलक झपकाए अपनी सुनहरी आंखों को स्थिर रखते हुए उसके शब्दों का जवाब दिया। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप हमारे लिए अंतहीन खून बहाएं। मैं आपसे सिर्फ एक गारंटी मांग रहा हूं। अगर सू प्राइम पर हमला होता है तो आप हमारी मदद के लिए आएंगे। हम पहले से ही अपने नियंत्रण वाले 78 ग्रहों में से 74 से अपना नियंत्रण हटा रहे हैं और केवल 4 ग्रहों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम उन चारों की जान की बाजी लगाकर रक्षा करेंगे। यह एक तरफा युद्ध नहीं होगा, मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं। हमें बस सही समय पर आपके समर्थन की जरूरत है, सू यांग ने समझाया, जिस पर लियो ने थोड़ी हैरानी जताते हुए अपने कंधे उचका दिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू वंश निर्णायक रूप से 74 ग्रहों से पीछे हट जाएगा। यह निश्चित रूप से एक साहसिक योजना थी, जिसने उनके जीवित रहने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा दिया। क्योंकि कई मोर्चों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे केवल कुछ ही सीमित लोगों को बचाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। एक साथ इतनी सारी बातें समझना मुश्किल है, वेर ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा और आर्मरेस्ट पर उंगली से थपथपाना शुरू कर दिया। उस पंथ के लिए 2 अतिरिक्त ग्रहों पर नियंत्रण हासिल करना अनमोल था। हालांकि असली फायदा हमेशा सू कबीले के रूप में एक मजबूत सहयोगी प्राप्त करना था। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था, क्या ड्रैगन सेना इतने बड़े पैमाने के युद्ध के लिए तैयार थी? 5 कुलों की संयुक्त शक्ति के विरुद्ध 2 ग्रह, वेर ने अंत में बुदबुदाते हुए कहा। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए लियो की ओर गई, मानो वह उससे कुछ कहने की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन उसका चचेरा भाई चुप रहा। उसकी निगाहें सू यांग पर टिकी हुई थी, मानो वह ये सुनने का इंतजार कर रहा हो कि सू कबीले के युवा स्वामी के पास कहने के लिए और क्या बचा है। सू यांग ने जरा भी संकोच नहीं किया। हम मूर्ख नहीं हैं, स्काईशिड। हम जानते हैं कि पंथ मुफ्त में कुछ नहीं करेगा, इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूं। 2 ग्रह, जिनमें नीमो भी शामिल है, जो संसाधनों का खजाना है, और हम आपको इसका पूर्ण स्वामित्व प्रदान करते हैं। आपको एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी। हम पीछे हटेंगे और बिना रक्तपात के पूरा ग्रह आपको सौंप देंगे। तो आपका क्या कहना है? मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो और पंथ को क्षेत्र, संसाधन और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सहयोगी मिल जाएगा। मुझे बताओ, क्या ये जोखिम उठाने लायक नहीं है? सवाल मन में भारी और गंभीर रूप से बना रहा, क्योंकि कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, जो केवल सू यांग के अपनी सीट पर हिलने डुलने से जंजीरों की खड़खड़ाहट से टूट रहा था, जबकि लियो और वेर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। अध्याय 625। एक हताश विनती। लियो ने सू यांग के प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया, क्योंकि वेयर के विपरीत वह केवल प्रस्तुत किए जा रहे सतही तथ्यों पर ही केंद्रित नहीं था, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे गहरे निहितार्थों और इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा था कि इस तरह के युद्ध के लिए प्रतिबद्ध होने से पंथ का भविष्य इस तरह से बदल सकता है जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। यदि सू वंश पहले से ही अपने प्रभुत्व वाले 78 ग्रहों में से 74 ग्रहों को छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तो उनमें से 2 को छोड़ना कोई सार्थक रियायत नहीं थी, क्योंकि वंश की वापसी पूरी होने के बाद पंथ उन्हें आसानी से हथिया सकता था, चाहे वे उन्हें स्वेच्छा से सौंपे या नहीं। इस प्रस्ताव का असली महत्व क्षेत्र में नहीं, बल्कि सू कबीले और पंथ के बीच गठबंधन बनाने की संभावना में था, चाहे वह कितना भी नाजुक क्यों न हो, क्योंकि साथ मिलकर वे सार्वभौमिक सरकार के खिलाफ एक ऐसा प्रतिरोध खड़ा कर सकते थे जो किसी भी पक्ष द्वारा अकेले हासिल किए जाने वाले प्रतिरोध से कहीं अधिक बड़ा होता। फिर भी लियो इस भोली भोली भ्रांति में नहीं था कि इस तरह का गठबंधन केवल हाथ मिलाने और कुछ चुने हुए शब्दों से हो सकता है, क्योंकि सदियों के रक्तपात और कड़वाहट को कुछ ही हफ्तों में मिटाया नहीं जा सकता था, और सू यांग चाहे जो भी मानता हो, दोनों पक्षों के बीच वास्तविक विश्वास एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसे महीनों में नहीं बल्कि पीढ़ियों में मापा जाएगा। वो अच्छी तरह जानता था कि पंथ के आम लोग सू कबीले से उतनी ही घृणा करते थे जितनी गहराई से सू कबीले के सैनिक पंथ से घृणा करते थे, प्रत्येक दूसरे के विनाश की प्रार्थना करता था, और उन्हें एक दूसरे को सहयोगी के रूप में मानने के लिए राजी करना न तो सरल होगा और न ही त्वरित।
भले ही फरमान द्वारा सू कबीले और पंथ के झंडे साथ साथ फहराए जाएं, लियो समझता था कि युद्ध के मैदान में उनके सैनिक दुश्मन के बजाय एक दूसरे के खिलाफ तलवारें चलाने की अधिक संभावना रखते हैं, और इसलिए ऐसे गठबंधन की व्यवहार्यता एक ऐसी चीज थी जिसका वह केवल सावधानीपूर्वक आकलन कर सकता था और इसे संदेह के साथ स्वीकार कर सकता था। तो स्पष्ट करने के लिए, क्या सू कबीले और पंथ के बीच ये गठबंधन सभी को मंजूर है? क्या आपके शाखा कबीले के नेताओं और गृह कमांडरों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है? लियो ने पूछा, और उसके इस सवाल से सू यान तुरंत सहम गया। यह वही जानकारी थी जिसे वह इस सौदे में अंत तक छिपाना चाहता था, लेकिन अब जब लियो ने इसके बारे में पूछा तो उसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सू यान के होंठ पतले हो गए और उसकी सुनहरी आंखें दूसरी ओर मुड़ गईं, और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वो बोलने में अनिच्छुक हो। फिर भी जब उसने बोला तो सच्चाई सबके सामने आ ही गई। अभी तक इस व्यवस्था की जानकारी केवल कुलपति सुल्तान और मुझे ही है, उन्होंने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में स्वीकार किया। कुल के बाकी सदस्यों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुककर दृढ़ निश्चय के साथ अपनी ठुड्डी फिर से उठाए। लेकिन वे मान जाएंगे, एक बार जब उन्हें इस योजना की अहमियत समझ आ जाएगी, एक बार जब वे ये समझ जाएंगे कि सू कबीले का अस्तित्व आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने पर निर्भर करता है, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। मेरा मतलब है, उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लियो ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में निराशा स्पष्ट थी, और जैसे ही उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ा, उसका चेहरा सख्त हो गया। यही तो मुझे डर था, उसने संयमित और तीखे स्वर में कहा, क्योंकि उनके मन में इस पैमाने की गोपनीयता सावधानीपूर्वक योजना का संकेत नहीं थी, बल्कि खतरनाक विभाजन का संकेत थी, और चुप्पी और छिपे हुए वादों से बना गठबंधन ऐसा नहीं था जिस पर भरोसा किया जा सके कि जब ब्रह्मांड उस पर दबाव डालने का फैसला करेगा तो वह टिक पाएगा। लियो, मेरी बात सुनो, सू यांग ने जल्दी से कहा, उसकी आवाज इतनी कठोर हो गई मानो उसकी कलाई में बंधी जंजीरों का वजन उसके सीने पर पड़ रहे दबाव के मुकाबले कुछ भी नहीं था। मुझे पता है ये सुनने में कैसा लगता है, मुझे पता है ये लापरवाही भरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पिता समझते हैं, मैं समझता हूं, और अभी के लिए इतना ही काफी है। बाकी सब, जब उन्हें पता चलेगा कि दांव पर क्या लगा है, तब वे समझ जाएंगे। जब दूसरे कबीले हम पर हमला करेंगे, जब वे आग को करीब आते देखेंगे, तो वे अपने लिए बचे एकमात्र रास्ते का अनुसरण करेंगे। उसके शब्द तेजी से निकलने लगे, उनमें बेचैनी झलक रही थी, और उसकी सुनहरी आंखें बिना पलक झपकाए लियो की धूसर आंखों में गड़ी रहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि वे कितने जिद्दी हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि उनके दिलों में कितनी नफरत अभी भी भरी है? बिल्कुल जानता हूं, लेकिन नफरत उनकी सेनाओं को ताकत नहीं देगी, नहीं उनका घमंड उनकी दुनिया की रक्षा करेगा। जब अस्तित्व दांव पर होता है, तो सबसे अहंकारी सेनापति भी झुक जाता है, और सुवंश भी झुकेगा। वो जंजीरों की सीमा तक आगे झुका, उसकी आवाज धीमी हो गई, लगभग विनती भरी। सब ठीक हो जाएगा, लियो, होना ही है। आने वाली विपत्ति का सामना करने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये गठबंधन कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक जरूरत है, और देर सवेर कबीले के बाकी लोग भी यह बात समझ जाएंगे। विश्वास और संदेह के गहरे टकराव से भरी खामोशी एक पल के लिए छा गई। फिर सू यांग ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, सच तो ये है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर पंथ हमें अस्वीकार कर देता है, तो सुवंश का पतन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम अकेले पांचों वंशों की संयुक्त शक्ति का सामना कर पाएंगे। सुवंश और मैं दोनों ही मिट जाएंगे। लियो चुप रहा, उसकी निगाहें सू यांग पर टिकी हुई थीं, हालांकि उसके दिमाग में अंदर ही अंदर तूफान सा उमड़ रहा था। इससे पहले भी उसने मदद के लिए अनगिनत गुहारें सुनी थीं, लेकिन ये गुहार अलग तरह से असरदार थी, ग्रहों के वादे या गठबंधन के प्रलोभन के कारण नहीं, बल्कि सू यांग के अंतिम शब्दों में छिपी कच्ची ईमानदारी के कारण। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो किसी राजनेता की लाभ के लिए सौदेबाजी करने की आवाज नहीं थी, वो एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जो कोने में धकेल दिया गया था, जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, और जो आशा की आखिरी किरण से चिपटा हुआ था। और यद्यपि लियो को अभी तक इस योजना पर भरोसा नहीं था, नहीं उस गठबंधन की उपयोगिता पर जिसमें स्वयं सू कबीले का आशीर्वाद नहीं था, फिर भी वह अपने दोस्त की हताशा के बोझ को अपने सीने पर भारी पड़ते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, जिसने उसे ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जो वह कभी नहीं लेना चाहता था। अध्याय 626, शर्तें, प्लेनेट जुपिटर, द होल्डिंग सेल, लियो का दृष्टिकोण। व्यक्तिगत तौर पर लियो वास्तव में अपने दोस्त सू यांग की मदद करना चाहता था,
हालांकि पंथ के प्रतिनिधि के रूप में वो किसी भी गड़बड़ी को भांप सकता था और उसकी राय में ये सौदा मौजूदा ढांचे के तहत स्वीकार करने योग्य नहीं था। ठीक है, उसने सुयान की आंखों में सीधे देखते हुए कहना शुरू किया और एक गहरी सांस छोड़ी। चूंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूं। सू कबीले का पंथ के साथ गठबंधन करना उतना बुरा नहीं लगता, और चूंकि धर्मी गुट वैसे भी हमारा दुश्मन है, इसलिए हमें उनके खिलाफ युद्ध लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि हमारे गठबंधन को सुरक्षित करने के लिए आपको अभी जो पेशकश कर रहे हैं उससे कहीं अधिक रियायतें देनी होंगी। लियो ने वेया की ओर देखते हुए कहा, जिसने सहमति में सिर हिलाया, मानो वो लियो की हर बात का समर्थन करता हो, भले ही उसे इस बात का कोई अंदाजा न हो कि आगे क्या होने वाला है। आप हमें 2 ऐसे ग्रह दे रहे हैं जिन्हें आप वैसे भी खाली करने वाले हैं। ये हमारे लिए किसी भी तरह से अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि चाहे हम आपकी मदद करें या न करें, आप उन ग्रहों से हट जाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो हम उन्हें आसानी से खुद ही कब्जा कर लेंगे। हाँ, हमें शायद कुछ गोलियां चलानी पड़ेंगी और कुछ स्थानीय विद्रोहियों को हराना पड़ेगा, लेकिन ये धर्मी गुट के खिलाफ पूर्ण युद्ध जितना खतरनाक नहीं होगा। लियो ने समझाना शुरू किया और उसके शब्दों से सु यान के चेहरे का रंग उड़ गया। सु यान ने अपने प्रस्ताव के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया था कि सु कबीले द्वारा ग्रह नियमों को छोड़ने के बाद पंथ उस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके पास वास्तव में देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था। तो तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा, और लियो ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि सु वंश पंथ के अधीन हो जाए। मैं चाहता हूं कि हमारा वही संबंध स्थापित हो जो सार्वभौमिक सरकार के साथ था, जहां आप क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, अपनी इच्छानुसार सभी संसाधन अपने पास रखते हैं और बदले में हमें वार्षिक कर का भुगतान करते हैं। यही वो कीमत है जो आपको हमारी सहायता प्राप्त करने के बदले चुकानी होगी। लियो ने लेटने की कोशिश की, जिसे देखकर सु यांग ने तुरंत आंखें घुमाकर अस्वीकृति व्यक्त की। अरे, ये तो सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लियो ऐसा प्रस्ताव भी दे सकता है, लेकिन लियो बिल्कुल भी नहीं झुका। सु यांग, मेरे दोस्त, मैं कोई बेतुकी मांग नहीं कर रहा हूं। मैं यहां बहुत तर्कसंगत बात कर रहा हूं। हम सु कबीले की सहायता किए बिना भी इस युद्ध से आसानी से लाभ कमा सकते हैं। आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ किसे किसकी जरूरत है। हमारे संप्रदाय में अभी भी हमारा ईश्वर है। आपका कबीला ऐसा नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि सोरोन की निवारक शक्ति तुम्हारे कबीले को विलुप्त होने से बचाए, तो तुम्हें हमारी मांगें माननी होंगी। लियो ने याद दिलाया, और सु यांग ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। सु कबीले के युवा स्वामी के रूप में उनके गर्व ने उनके लिए दुष्ट पंथ के अधीन होने की अवधारणा को आसानी से स्वीकार करना कठिन बना दिया था। हालांकि जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही वे असहाय महसूस करने लगे, क्योंकि प्रतिरोध के सभी रास्ते उनके दिमाग में एक एक करके ध्वस्त हो गए, और केवल यही कड़वा सच सामने आया कि सु कबीले का सार्वभौमिक वार्ता में वो वर्चस्व नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। जब तक सु रेन जीवित थे, उनका नाम ही पूरे ब्रह्मांड में सम्मान पाने के लिए काफी था, लेकिन अब उनके संस्थापक देवता की मृत्यु के बाद उनके दुश्मन गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे जो लाश की प्रतीक्षा कर रहे हों। इस समय भले ही वो बहस करना चाहता हो, मेज पर मुट्ठी पटक कर यह ऐलान करना चाहता हो कि सु वंश कभी घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस घमंड का क्या फायदा होगा अगर अंत में सु वंश 78 गिरी हुई दुनियाओं में बिखरी धूल के अलावा कुछ भी न हो। क्या हमारे पास वास्तव में सौदेबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है? सु यांग सोचने लगा, क्योंकि उसके हाथों में जंजीरों का भार अचानक अधिक भारी लगने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका चुनाव गरिमा और आत्मसमर्पण के बीच नहीं, बल्कि अस्तित्व और विनाश के बीच था। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस तरह के सौदे को स्वीकार करने का अधिकार भी है। मुझे जवाब देने से पहले अपने पिता से सलाह लेनी होगी, सु यांग ने कहा। तभी लियो ने उसके कंधों पर दिलासा भरा हाथ रखा। हमें सु कबीले को हमेशा के लिए अपने अधीन रखने की जरूरत नहीं है, बस 200 साल के लिए। हमारे लोगों के बीच मौजूद दुश्मनी को मिटाने में 200 साल लगेंगे, और उसके बाद हम समान स्तर के सहयोगी बन सकते हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं पंथ को सु कबीले के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने दूंगा, कम से कम जब तक मैं जीवित हूं। लियो ने वादा किया, और सु यांग ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। लियो सही कह रहा है। अगर आप हम पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, तो मैं भी ड्रैगन के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार वादा करता हूं कि मैं खुद को एक अच्छा सहयोगी साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ड्रैगन सेना हमेशा सु नाम के लिए युद्ध के आह्वान का जवाब देगी, वेर ने बीच में कहा।
जबकि सु यांग दोनों के बीच अपनी निगाहें घुमा रहा था। एक तरफ वह जानता था कि वे बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे और अपनी क्षमता के अनुसार अपने संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि दूसरी ओर वह इस बात से निराश था कि लियो किस तरह सु कबीले की कमजोर सौदेबाजी की स्थिति का फायदा उठाकर पंथ के लिए अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। यहां आकर उसे उम्मीद थी कि लियो उनकी दोस्ती से प्रभावित होगा और उसके द्वारा तैयार की गई शर्तों को स्वीकार कर लेगा। हालांकि यह आकांक्षा अब एक परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं साबित हुई है। अंत में लियो ने आज के सौदे के राजनीतिक पहलू को अपनी दोस्ती से अलग रखा, क्योंकि उसने रोडोवा से अपने साथी के बजाय पंथ के शैडो ड्रैगन के रूप में बातचीत की। ठीक है, आप सभी के साथ शर्तों पर चर्चा करने के बाद मुझे अपने पिता को एक सुरक्षित कॉल करनी है, इसलिए अगर मुझे कुछ पल अकेले रहने का समय मिले तो मैं अपना फैसला सुनाने से पहले उनसे सलाह लेना चाहूंगी, सु यांग ने कहा, और लियो और वेर दोनों ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी सीटों से उठ गए। अपना समय लो, वेयर ने लियो के पीछे चलते हुए कहा, ताकि सु यान को अपने विचारों को इकट्ठा करने और अपने पिता के साथ इस 1000 साल में एक बार होने वाली व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए कुछ समय मिल सके। अध्याय 627, 3 कदम आगे, हिरासत कक्ष, सु यान के दृष्टिकोण से। अकेले रह जाने पर सु यांग ने निराश होकर अपने पिता सु तान को फोन किया और लियो द्वारा रखी गई मांगों को उनके सामने रखा। क्या पंथ पागल हो गया है? महान सु वंश को अपने अधीन करने का सुझाव भी दे रहे हैं? क्या वे पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठे हैं? सु तान दहाड़ा, उसकी आवाज में सदियों का गर्व झलक रहा था और इस अपमानजनक सौदे के विचार मात्र से ही उसका खून खौल रहा था। लेकिन पिताजी, हम और क्या कर सकते हैं? सु यांग ने हताशा और निराशा से भरे स्वर में पूछा। वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि वे ग्रह नीमो और उन अन्य ग्रहों पर कब्जा कर सकते हैं जिन्हें हम स्वेच्छा से उन्हें सौंपे बिना छोड़ देंगे। वे सोचते हैं कि वे हमारी अशांति को अपने अवसर में बदल सकते हैं और हम जो भी पेशकश करें उसकी परवाह किए बिना अपने लिए क्षेत्रीय लाभ हासिल कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर वे पहले से ही ऐसा मानते हैं तो वे हमारे साथ एक खतरनाक गठबंधन में शामिल होने का जोखिम क्यों उठाएंगे? इसमें उनका क्या फायदा है? ये शब्द सुनते ही सु तांग सन्नाटे में डूब गया। कुछ क्षण पहले तक जो क्रोध इतनी तीव्रता से भड़क रहा था, अब उसके दूसरे बेटे द्वारा उजागर किए गए भारी सच से शांत हो गया था। लेकिन हम तो सु वंश है, उसने निराश स्वर में कहा, मानो वाक्य के बीच में ही उसे एहसास हो गया हो कि सु नाम का अब ब्रह्मांड में उतना महत्व नहीं रह गया है जितना पहले था। तो क्या हुआ अगर वे सु वंश के थे? सु रेन के बिना वे कुछ भी नहीं थे। मैं सु कबीले के बाकी सदस्यों के सामने इस बात को उचित नहीं ठहरा पाऊंगा कि सु कबीला उस पंथ के अधीन हो जाए। हमारे बीच कुछ कट्टरपंथी भी हैं जो उस पंथ से हाथ मिलाने के बजाय विनाश का सामना करना पसंद करेंगे। ऐसे राजनीतिक माहौल में यह असंभव होने वाला है। मुझे खेद है कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। सु तांग ने अपनी बात समाप्त की और सु यांग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों ने उसे अपनी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से परिपक्व होने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि वह ब्रह्मांड के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त उत्तराधिकारियों में से एक होने से अचानक इसके सबसे बोझिल लोगों में से एक बन गया था। अब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि यद्यपि उसके पिता के पास कुलपिता की उपाधि थी, लेकिन उनकी अधिकांश सत्ता हमेशा से सु रेन के पुत्र होने से ही प्राप्त होती थी, और उसके दादा के चले जाने के बाद वह निरंकुश शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे उसके पिता ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां उन्हें कुल के भविष्य के बारे में निर्णय लेने से पहले दूसरों से परामर्श करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं समझ गया पिताजी, मैं उस पंथ में शामिल होने से इनकार कर दूंगा और वापस लौट जाऊंगा, सु यांग ने फोन काटते हुए कहा। इसी बीच लियो और वेया हिरासत कक्ष के दरवाजे से कुछ मीटर दूर थे। ये तो कमाल है यार, अगर हम सु कबीले को काबू में कर लेते हैं तो हमारे पास सार्वभौमिक सरकार के खिलाफ एक वास्तविक प्रतिरोध आंदोलन की शुरुआत होगी। तुम्हारी रणनीति से मैं बहुत प्रभावित हूं, वेर ने कहा, जबकि लियो ने बस सिर हिलाकर बात को खारिज कर दिया। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। सु कबीले जैसा स्वाभिमानी संगठन इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन मेरा असली लक्ष्य कभी यह नहीं था। आज मेरा उद्देश्य केवल उनके मन में संदेह का बीज बोना था, यह विचार कि इस गड़बड़ी से निकलने का अभी भी एक रास्ता है, यदि वे झुक जाएं, लियो ने कहा, जैसे ही वेर ने अपना सिर झुकाया और भ्रम में अपनी भौहें उठाईं। इसे इस तरह समझिए, आप अरबों मिलियन पाउंड की संपत्ति वाले एक धनी व्यापारी हैं। इस संपत्ति के साथ आप एक निश्चित जीवन शैली, एक ऐसे जीवन स्तर के आदी हो गए हैं जो आपकी पहचान बन गया है। अब
अगर कोई त्रासदी आ जाए और आपको अचानक न्यूनतम मजदूरी पाने वाले मजदूर के रूप में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़े, तो ये बदलाव असहनीय होगा। लेकिन इसके बजाय कल्पना कीजिए कि आप एक गुलाम हैं जिसने कभी आजादी या आमदनी का अनुभव नहीं किया है, और अचानक आपको उसी न्यूनतम वेतन वाली नौकरी पर पदोन्नत कर दिया जाता है। आपके लिए जिस मुलायम बिस्तर पर आप सोते हैं, अपनी कमाई से खरीदा गया भोजन, ये सब ऐसी विलासिताएं होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो वही काम जो अरबपति के लिए अपमान और पदावनति जैसा लगता है, गुलाम के लिए एक सपने के सच होने जैसा लगता है, लियो ने समझाया, जबकि वेर अभी भी उसे देख रहा था, हैरान था लेकिन ध्यान से सुन रहा था। सुपरिवार इस उदाहरण में अरबपति की तरह है। उन्होंने अभी अभी वो सब खोना शुरू किया है जो उनके पास कभी था, इसलिए उन्हें हमारा प्रस्ताव उनकी गरिमा के नीचे लगता है। लेकिन जब वे घोर निराशा के दौर से गुजरेंगे, जब वे अपने भाइयों, माताओं और बच्चों को कत्ल होते देखेंगे, जब वे अपनी दुनिया को जीतते और लूटते देखेंगे, जब उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, तब वही सौदा जिसे वे आज तुच्छ समझते हैं, उनके लिए सबसे मीठा शहद बन जाएगा। लियो की आवाज शांत आत्मविश्वास के साथ धीमी पड़ गई, और इस बार वेर की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसके चचेरे भाई के शब्दों का महत्व उसे समझ में आ गया। जब हम उस कमरे में वापस जाएंगे, तो सुयांग द्वारा हमें अस्वीकार किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद यही सबसे अच्छा है। लेकिन उनके जाने से पहले हम उन्हें आशा की एक किरण दिखाएंगे। उनसे कहेंगे कि यदि भविष्य में कभी सुवंश इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और 200 वर्षों तक उनके सामने घुटने टेकने को तैयार हो जाए, तो उन्हें केवल इस निजी संचार क्रिस्टल का आह्वान करना होगा, और पंथ उनकी सहायता की पुकार का तुरंत जवाब देगा। लियो ने समझाया, और आखिरकार वेया को असली मकसद समझ आ गया। अभी तो वे सिर्फ चारा डाल रहे थे, असली मछली को पकड़ने का समय बाद में आएगा। और इस बीच, जब तक वो बुलावा नहीं आता, हम अपने लिए ग्रह नीमो और अन्य परित्यक्त ग्रहों पर भी कब्जा कर सकते हैं, वेया ने सुझाव दिया। आखिरकार बात समझ में आने पर लियो मुस्कुराया और उसे दोनों अंगूठे ऊपर करके इशारा किया। बिंगो। वेर थोड़ा पीछे झुक गया। पूरी तस्वीर उसके दिमाग में स्पष्ट होते ही उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो किसी भी तरह से हमारी ही जीत होगी। अगर वे हमें नकारते हैं, तो भी हम विजय के माध्यम से और मजबूत होंगे। अगर वे गिड़गिड़ाते हुए वापस आते हैं, तो हम सिर्फ ग्रह ही नहीं जीतेंगे, बल्कि सू कबीले को भी अपने अधीन कर लेंगे। बिल्कुल, लियो ने शांत, लगभग बेपरवाह लहजे में कहा, हालांकि उसकी आंखों में ठंडी स्पष्टता झलक रही थी। आज वे हमारे मुंह पर थूकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल, जब उनकी दीवारें जल रही होंगी और उनका घमंड राख हो चुका होगा, तब उन्हें हमारा ये प्रस्ताव याद आएगा, और फिर वे हमारे सामने घुटने टेकेंगे। वेर ने गहरी हंसी हंसते हुए संतुष्टि से अपनी बाहें मोड़ ली। तुम सचमुच खतरनाक हो, चचेरे भाई। मैं युद्ध में कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहूंगा। अध्याय 628, अपेक्षाओं के भीतर, प्लेनेट जुपिटर, द होल्डिंग सेल, लियो का दृष्टिकोण। जब लियो और वेर कमरे में वापस आए, तो सबसे पहले उन्होंने सुयान के चेहरे पर अंकित निराशा का भाव देखा, जिसमें उसके गर्व का बोझ और उसकी स्थिति की लाचारी दोनों झलक रही थी। पहले तो उसे एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी, खामोशी ही परिणाम बताने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर जबरदस्ती शब्द कहे, मानो वो औपचारिकता निभाना चाहता हो। तुम्हारे द्वारा रखी गई शर्तें सुपरिवार को स्वीकार्य नहीं है, सुयांग ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी सुनहरी आंखें निराशा से धुंधली हो गई थीं। आज कोई समझौता नहीं होगा। लियो ने एक हल्की सी आह भरी, मानो निराशा का नाटक कर रहा हो। हालांकि सच्चाई ये थी कि जवाब उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके होठों पर एक पतली, समझदारी भरी मुस्कान आ गई जब उसने अपनी यूटिलिटी बेल्ट में हाथ डाला और वही के बंधनों की छोटी लोहे की चाबियां निकाली। मैं समझ गया, उसने धीरे से कहा, मानो वो सच में ऐसा कह रहा हो, हालांकि उसका दिमाग पहले से ही 3 कदम आगे था। तो मुझे तुम्हें खोलने दो, उसने आगे झुकते हुए कहा, और एक एक करके जंजीरों को खोलते समय उनमें से खनकनाहट की आवाज आई। रैक टैक खनकनाहट। यांग, तुम्हें पता है, लियो ने अपनी आवाज को अब धीमी करते हुए, लगभग गर्मजोशी से भरी हुई, आगे कहा, भले ही मैं पंथ के छाया ड्रैगन के रूप में तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दोस्त के रूप में मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। यदि सुवंश का पतन हो जाता है और आपका ग्रह नष्ट हो जाता है, और यदि आपको या आपके परिवार को कभी भी आश्रय या सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो आप हमेशा पंथ की शरण ले सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि यदि आप संकट की घड़ी में हमारे पास आते हैं, तो मैं आपको एक शासक के योग्य आवास और खर्चों के साथ रहने और देखभाल की व्यवस्था करूंगा।
उसने सु यान की आंखों में देखते हुए सच्ची मुस्कान के साथ कहा। सु यान की कलाइयां अब आजाद हो चुकी थीं, हथकड़ियां गिर पड़ी और उसने अपनी त्वचा पर बने निशानों को रगड़ा, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए और एक पल के लिए राजनीतिक मुखौटा उतर गया, जिससे केवल उस लड़के की झलक रह गई जिसने कभी स्काई गॉड एरिना ग्राउंड्स पर लियो के साथ लड़ाई लड़ी थी। अगर हम इस मुश्किल से बच गए, सु यांग ने शांत भाव से हाथ बढ़ाते हुए कहा, और अगर कल पंथ नहीं बचा तो मैं आपको भी वही सुरक्षा प्रदान करता हूं। आपको और आपके परिवार को सु कबीले के दरवाजे से कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। लियो ने हाथ को मजबूती से थाम लिया। यह इशारा कुछ देर तक ऐसे ही बना रहा मानो किसी हस्ताक्षरित संधि से भी गहरे समझौते पर मुहर लगा रहा हो। फिर अपनी कलाई को अचानक झटकते हुए लियो ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक छोटी सी वस्तु निकाली। क्रिस्टल उसकी हथेली में हल्की सी झिलमिला उठा, इससे पहले कि उसने उसे सु यान के हाथ में थमा दिया। और हाँ, लियो ने कहा, उसकी आंखें एक बार फिर सख्त हो गईं। अगर सु कबीला आज हमारे सौदे पर पुनर्विचार करता है और पंथ की शर्तों को स्वीकार करके हमारा जागीरदार बनना चाहता है, तो आपको बस एक बार इस क्रिस्टल के माध्यम से आपातकालीन कॉल करनी होगी। मैं दूसरी तरफ रहूंगा, और अगर मुझे पता चला कि आपको हमारी मदद की जरूरत है, तो मैं तुरंत पंथ की सेना के साथ आपको बचाने आऊंगा। सु यांग ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से क्रिस्टल को अपनी अंगूठी में रखते हुए उसे अपने हाथ में ले लिया। तभी लियो ने प्रस्ताव रखा। धन्यवाद, उसने अन्य ढंग से कहा, मानो उसे विश्वास हो कि ऐसा परिणाम आने की संभावना नहीं है, लेकिन इसे अस्वीकार करना असभ्यता होगी, इसलिए उसने इस दयालुता को स्वीकार कर लिया। लियो ने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। उनकी आवाज हल्की लेकिन आदेशपूर्ण थी। मैं आपको आपके जहाज तक छोड़ देता हूं। सभी लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे आपको प्रस्थान की अनुमति दें, उसने कहा, और जैसे ही उसने इशारा किया, सु यान दरवाजे की ओर चलने लगा। तभी वे ने उसे आखिरी बार रोक दिया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बहस करेंगे और अपने मतभेद सुलझा लेंगे, वेर ने सहज आत्मविश्वास के साथ कहा। उम्मीद है तब तक आप एक पालौकिक व्यक्ति बन चुके होंगे, उसने आगे कहा। जब सु यांग ने उसे आधे मन से देखा, लेकिन फिर भी मजबूती से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो अगली बार मिलते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, हालांकि शब्दों में वो जोश नहीं था जो कभी हुआ करता था। इसके साथ ही वो मुड़ा, उसके कदम भारी लेकिन दृढ़ थे और वह निकास द्वार की ओर बढ़ गया। लियो चुपचाप उसके बगल में चल रहा था। दोनों में से कोई भी उस क्षण कुछ नहीं बोल रहा था। उनके बीच की चुप्पी शब्दों से कहीं अधिक कह रही थी। फिलहाल ये सौदा विफल हो गया था, लेकिन विचार मन में बैठ गया था। यह विचार एक दिन एक मजबूत पेड़ के रूप में खिल सकता है, जब हताशा ने गर्व के अंतिम अंशों को भी मिटा दिया हो। इस बीच सुल्तान कल्ट के साथ हुए समझौते के विफल होने के बाद सुल्तान को एहसास हुआ कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाना और अर्ध देवता के पद पर पदोन्नति हासिल करना ही सु कबीले के अस्तित्व की एकमात्र उम्मीद हो सकती है, और उसने तुरंत ही इस सफलता के लिए मानसिक रूप से तैयारी शुरू कर दी। वह अपने भीतर गहराई से जानता था कि वह अभी तक ऐसे कारनामे को अंजाम देने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक नहीं पहुंचा था। उसके शरीर में अभी भी खामियां थीं, उसके मस्तिष्क के सर्किट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था, और उसके दिमाग को पर्याप्त परीक्षणों से नहीं गुजारा गया था। हर पारंपरिक मापदंड के अनुसार वो अप्रस्तुत थे, अभी भी उस स्वाभाविक सीमा से कई साल दूर थे जहां एक सफलता अपरिहार्य प्रतीत होती। लेकिन समय एक ऐसी विलासिता थी जो अब उनके पास नहीं थी। अगर वो सही समय का इंतजार करता, तो तब तक सुवंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। पांचों महान कुल पहले से ही घेरा बनाकर खड़े थे, अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, और अब जरा सी भी हिचकिचाहट सु कुल के विनाश का कारण बन सकती थी। अपने वंश के अस्तित्व के लिए उसे अहंकार, सावधानी और यहां तक कि तर्क को भी एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि उसके वंश के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने भविष्य के साथ जुआ खेले। सौभाग्य से उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले ही उनकी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, यानी अर्ध देवता सफलता औषधि को सुरक्षित कर लिया था, क्योंकि उनकी मदद के बिना केवल औषधि के लिए सामग्री इकट्ठा करने में ही एक सदी का समय लग जाता। सु रेन ने उस औषधि को अपने निजी भंडार में उस दिन के लिए बचाकर रखा था जब सुल्तान इसे लेने के लिए तैयार होगा। हालांकि चूंकि सुल्तान को अभी भी शीर्ष स्तर तक पहुंचने में कुछ साल बाकी थे, इसलिए सु रेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन टैंक के लिए दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि भाग्य ने ही उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया था। 2 दिनों में सु तांग ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी मुठियां कस गईं, तैयार हो या ना हो,
मैं सफलता प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। उसने दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि उसने एक जोखिम भरा जुआ खेलने का फैसला किया था। अध्याय 629, एक दोस्ताना मुकाबला, प्लेनेट जुपिटर, लियो के दृष्टिकोण से। दरार दरार सुयान के ग्रह छोड़ने के बाद लियो ने अपनी मांसपेशियों को खींचना और गर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपनी नई अलौकिक स्तर की ताकत का परीक्षण करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वेया को कहो कि वो प्रशिक्षण मैदान में आकर मुझे ढूंढे, मैं वहां डंपी के साथ अभ्यास कर रहा होऊंगा। लियो ने एक सैनिक को यह जानकारी दी और फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा, जहां उसे पता था कि डंपी प्रशिक्षण ले रहा होगा। आओ मुझसे भिड़ो, तुम तुच्छ यंत्रो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गति क्या होती है। प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते ही लियो को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और अनजाने में ही उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। अंदर डंपी मानो अपनी फुर्ती और चपलता का प्रशिक्षण ले रहा था, क्योंकि बेचारा मेढक एक साथ 1 दर्जन उपकरणों के हमलों से बच रहा था। वूश स्विश जैप वह मुड़ा, घूमा और कूदा, उसका विशाल मानव आकार का शरीर झूलते हुए खंभों, चुभने वाली छड़ों और अनियमित अंतराल पर निकलने वाले कड़कते हुए माना बोल्टों के बीच फुर्ती से घूमता रहा। हिलना डगमगाहट तेज हरकतें करते समय उसकी मुलायम पेट की चर्बी हिलती थी, फिर भी उसके भारी शरीर का उसकी फुर्ती पर कोई असर नहीं पड़ता था। अत्यधिक कठिनाई के बावजूद वो अपने ऊपर आने वाले 98% हमलों से बचने में कामयाब रहा, और कभी कभार ही किसी अप्रत्याशित हमले से उसे मामूली चोटें या खरोंचे आए। अब वह अपने पैरों पर पहले से कहीं ज्यादा स्थिर दिखता है। इस प्रशिक्षण ने निश्चित रूप से उसकी हिंसक प्रवृत्ति को कम कर दिया है और उसे एक समझदार और सजग लड़ाकू के रूप में ढाल दिया है। लियो ने अपनी बाहें मोड़ते हुए और चुपचाप डंपी को प्रशिक्षण करते हुए देखते हुए सोचा। हालांकि उसके आने के कुछ ही सेकंड बाद डंपी अचानक लुढ़कते हुए बीच में ही रुक गया। उसकी नाक के नथुने फूल गए और वो लियो की दिशा में मुड़ा। उसकी आंखों में पहचान के भाव उभर आए। सुबकी, हे प्रभु, वो चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी और उसने प्रशिक्षण मैदान को पूरी तरह से छोड़कर बेतहाशा गति से आगे छलांग लगाए। धड़ाम धड़ाम छलांग जैसे ही वह अपने मूल आकार यानी एक छोटे मेढक के आकार में सिकुड़ा, उसने खुद को सीधे लियो के चेहरे पर उछाल दिया और उसकी नाक से चिपक गया। हे प्रभु पिता, क्या आप मुझे इस कठिन प्रशिक्षण से मुक्त करने आए हैं? उसने पूछा और उनसे लिप्ट गया, मानो वो एक छोटा बच्चा हो जो अपनी मां से बिछड़ने की चिंता से जूझ रहा हो। लियो ने धीरे से आह भरी, उसका हाथ सहज रूप से डंपी को उसके चेहरे से दूर खींचकर उसके कंधों पर रख दिया। अगर तुम मुझे इसी तरह से नमस्कार करते रहे तो एक दिन मुझे कुचल दोगे, उसने कहा। हालांकि उसके लहजे में मौजूद गर्माहट उसके मन में मौजूद स्नेह को दर्शा रही थी। सुबकी डंपी ने अपनी थूथन लियो के कॉलम में गाड़ दी, तेजी से सांस ली, उसका पेट हिलने लगा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। रुको, हे प्रभु पिता, तुम्हारी गंध अलग है, उसने कहा और लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। अलग? हाँ, डंपी ने धीरे से कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई, मानो वो कोई पहेली सुलझा रहा हो। ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज, पहले से कहीं ज्यादा मर्दाना। लियो ने अपने चिपचिपे सिर पर हाथ फेरते हुए हल्की सी हंसी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन्नत अवस्था में पहुंच गया हूं, डंपी। मैं भी अब तुम्हारी तरह एक पालौकिक प्राणी हूं। लियो ने यह बात बताई, तभी डंपी ने पलकें झपकाई और फिर उसे दोबारा सूंघा। क्या इसका मतलब यह है कि अब आप धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को हरा सकते हैं, हे प्रभु पिता? क्या तुम उसे मेरे खिलाफ किए गए सभी अपराधों के लिए दंडित करोगे? उसने उम्मीद से पूछा, जिस पर लियो हंस पड़ा और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता डंपी, मुझे नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे साथ मुकाबला करके मुझे इसका पता चल जाएगा, लियो ने कहा और डंपी को अपने कंधों से उतरने का इशारा किया। कूदना। लियो के कंधे से कूदकर डंपी सामने उतरा और एक पूर्ण मानव के आकार का हो गया, क्योंकि उसने अपनी पीठ पर रखी 2 तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपसे लड़ूंगा, भगवान पिता, डंपी ने जोशीले अंदाज में कहा, जबकि लियो हंस पड़ा और उसने अपना खंजर निकाल लिया। मुझे पता है तुम करोगे, और मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं है। मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, डंपी, उसने उन्हें प्रोत्साहित किया, और वे दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। समानांतर प्रसंस्करण। लगभग तुरंत ही लियो ने पैरेलल प्रोसेसिंग को सक्रिय कर दिया, क्योंकि उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई। उसकी इंद्रियां क्रिस्टलीय धार की तरह तेज हो गई, जहां डंपी के शरीर में मांसपेशियों की हर हरकत, नस की हर फड़कन पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रकट हुई।
आभा पर महारत हासिल करने के कारण वो डंपी के इरादे की लाल प्रक्षेप रेखा को पहले ही देख सकता था, क्योंकि मेढक योद्धा दोनों तलवारों के साथ एक साफ ओवरहेड चाप में आगे की ओर झपटा था। फिर भी उस अकेली रेखा के साथ कमजोरी के 3 चमकते निशान उसकी दृष्टि में प्रकाशित हो गए। डंपी का बायां घुटना, जो तेजी से उछलने के लिए बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ था, उसकी दाहिनी कोहनी झूले के बल से बहुत ज्यादा खींची हुई थी, और उसके गले का निचला हिस्सा गति की जल्दबाजी में असुरक्षित रह गया था। एक ग्रैंडमास्टर के रूप में लियो के पास डंपी के आने वाले वार से पहले बचाव किए बिना इन हमलों पर हमला करने के लिए आवश्यक गति नहीं थी। हालांकि अब एक ट्रांसेंडेंट के रूप में उसका शरीर सचेत विचार से भी तेज गति से निर्णय लेता है। स्विश वो पानी की तरह पत्थर के चारों ओर घूमते हुए सहजता से तेज धार वाले ब्लेड के नीचे से निकल गया। उसकी आकृति धुंधली हो गई क्योंकि उसका खंजर एक ही सहज गति में ऊपर आया और डंपी के गले से बाल बराबर दूरी पर रुक गया। सब खत्म हो गया, वो बुदबुदाया, क्योंकि डंपी के हमले की शुरुआत से लेकर उसके द्वारा अपनी कटार को घातक प्रहार के लिए तैयार करके लड़ाई समाप्त करने तक आधे सेकंड से भी कम समय बीता था। नल डंपी की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास से उसकी पुतलियां फैल गईं, क्योंकि उसका दिमाग इस असंभव बात को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर उनके पिता ने इतनी जल्दी यह कदम कैसे उठाया? उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वह इससे खुश था। हे प्रभु पिता, आप सबसे शक्तिशाली है, उसने कहा, और लियो ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी की आवाज बुलंद और दिल खोलकर निकली, और उसका सीना उत्साह से फूल गया। वाह, कमाल है, लियो ने उत्साह से चमकती अपनी भूरी आंखों से कहा। ये शरीर पहले के मेरे अनुभवों से कहीं ज्यादा तेज, चुस्त और जीवंत है। ऐसा लगता है जैसे अब मैं सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्ति से ही चल सकता हूं, उसने कहा, और डंपी खुशी से उछल पड़ा। फिर से, मुझे आपको एक और भी चुनौतीपूर्ण चुनौती देनी होगी, डंपी ने कहा। तभी लियो ने उसके सिर पर थपथपाया और अपनी युद्ध मुद्रा को फिर से ठीक किया। चलो, एक और राउंड खेलते हैं, लियो ने निर्देश दिया, और उन्होंने फिर से शुरुआत की। अध्याय 630। अचल पर्वत। अगले 1 घंटे तक लियो और डंपी के बीच कुल 95 बार झड़प हुई। फिर भी हर बार लियो विजयी रहा, और प्रत्येक मुकाबले को आधे मिनट या उससे कम समय में समाप्त कर दिया, क्योंकि उसने खुद को एक नवसिखिए पालौकिक शक्ति होने के बावजूद निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ साबित कर दिया। एक श्रेष्ठ शरीर के साथ साथ आभा पर महारत हासिल करना वाकई एक अचूक जादू है। एक व्यक्ति इतनी तेजी से गति नहीं कर सकता, लियो ने सोचा, क्योंकि उसे ये स्पष्ट हो गया था कि उसका प्रभुत्व केवल पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं आया था, बल्कि एक ऐसे पालौकिक प्राणी होने से आया था जिसने आभा नियंत्रण की कला में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। हमले होने से पहले ही उन्हें भांप लेने की क्षमता ने उन्हें दूरदर्शिता के बहुमूल्य अवसर प्रदान किए, जिससे वे अपने दुश्मनों के हमलों को पूरी तरह से अंजाम देने से पहले ही उनसे बच निकलने और उनका जवाब देने में सक्षम हो गए। इसका मतलब ये है कि युद्ध में वो हमेशा एक कदम आगे रहता था, युद्ध की गति को नियंत्रित करता था, न कि उस पर प्रतिक्रिया करता था। प्रत्याशा की यह तीखी धार उसके नए शरीर की चपलता के साथ मिलकर उसे एक जबरदस्त ताकत बना देती है, एक सच्चाई जो उसकी मूलभूत तकनीकों के निरंतर समर्थन से और भी बढ़ जाती है। एनहेंस जैसी तकनीकें उसकी हर हरकत को सुदृढ़ करती हैं और पैरेलल प्रोसेसिंग सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में त्रुटिहीन निष्पादन सुनिश्चित करती है। उसी तरह उसका शरीर उसके तंत्रिका आदेशों पर इतनी घातक सटीकता से प्रतिक्रिया करता था कि गलतियां अब उसकी युद्ध रणनीति का हिस्सा नहीं रह गई थीं। ऐसा लगता है जैसे मैं एक परिपूर्ण युद्ध मशीन बन गया हूं। लियो को यह एहसास हुआ, और उसे ऐसा लगा जैसे जब उसने सब कुछ एक साथ मिला लिया तो वह एक ऐसी ताकत बन गया जिससे मुकाबला करना आसान नहीं था, और अंततः उसके पास लड़ने की अपनी अनूठी शैली थी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। लियो को लगातार 1 घंटे तक डंपी को पीटते हुए देखने के बाद वेय ने किनारे से ताली बजाई, क्योंकि उसी समय वो खुद भी कुछ एक्शन में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग फील्ड में कूद पड़ा। तुमने उस जानवर को बहुत देर तक तंग किया है, क्या कहते हो हम दोनों कुछ राउंड लड़ें? वेय ने पूछा, और डंपी ने उसके सवाल पर गहरी भौहें चढ़ा ली। दोषी इंसान, अगर मैं परमेश्वर पिता के सामने खड़ा नहीं हो सकता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो सकते हो? तुम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम तो बस एक और कमजोर हो। डंपी ने पलटवार किया, और डंपी की टिप्पणियों को सुनकर वेय लगभग अपनी तलवार पर से पकड़ खो बैठा। मैं तो इसके गुस्से के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, उसने मन ही मन बुदबुदाया। फिर डंपी को दोस्ताना मुस्कान देते हुए कहा, महान प्राणी, कृपया मुझे लॉर्ड शैडो ड्रैगन के साथ एक मुकाबला करने की अनुमति दें। डंपी ने इसके जवाब में बस एक हल्की सी फुफकार मारी और उन्हें जगह देने के लिए कूदकर दूर चला गया।
लियो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने अपनी कटार को एक बार फिर से सही स्थिति में रखा, वहीं वेर अपनी तलवार पहले से ही खींचे हुए आगे बढ़ा। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आभा इतनी तेज हो गई कि यह स्पष्ट हो गया कि वो गंभीर इरादे से आया है। क्योंकि मुझ पर कोई कसर मत छोड़ना, वेर ने कहा, और लियो की मुस्कान और गहरी हो गई। उसका हावभाव ढीला और देखने में सहज लग रहा था, फिर भी उसके शरीर का हर कण तैयारी में लिपटा हुआ था। चरण चरण वेर ने एक बार चक्कर लगाया, लियो के हर कदम का बारीकी से विश्लेषण किया, फिर अपने चचेरे भाई के पैर की ओर एक जोरदार वार किया, जिसे वह एक अवसर बनाने और नियंत्रण स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका मानता था। मेरे चचेरे भाई का सारा भार उसके पिछले पैर पर है। अगर मैं यहां नीचे से वार करूं, तो उसे बचने के लिए पीछे हटना पड़ेगा, जिससे मुझे आगे बढ़कर अपना दूसरा वार करने का मौका मिल जाएगा। वेर ने विश्लेषण किया, हालांकि परिणाम ने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि लियो पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ा। उसका खंजर प्रकाश की एक लकीर की तरह चमक उठा और वेर के गले से बस एक सांस की दूरी पर रुक गया, इससे पहले कि वेर अपना अगला वार कर पाता। वेर बीच रास्ते में ही रुक गया, अविश्वास से उसके विचार बिखर गए। क्या, कैसे? मैंने अभी अपना स्विंग पूरा भी नहीं किया था और उसने पहले ही पलटवार कर दिया। क्या उसने मेरे मन की बात पढ़ ली? लियो ने बस हल्के से हंसते हुए तलवार नीचे कर दी, उसकी भूरी आंखें आनंद से चमक रही थीं। दोबारा? उसने पूछा, जैसे ही वेर पीछे हट गया। उसने अपनी मुद्रा को फिर से ठीक किया और फिर से आगे की ओर झपटा। इस बार लियो की छाती पर एक तेज प्रहार के साथ ऊपर की ओर झांसा दिया और फिर तेजी से घूमकर उसकी पसलियों पर वार किया। अगर मैं उसे ऊपर की ओर उकसाऊं, तो उसका बचाव बढ़ जाएगा, जिससे उसका एक हिस्सा खुला रह जाएगा। एक बार जब मैं ऐसा कर लूं, तो मैं उसे दीवार के सहारे पीछे धकेल सकता हूं और दबाव बनाए रख सकता हूं। खटखट वार लोहे से टकराया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। लियो ने अपनी कटार को सटीक कोण पर घुमाकर वार को बड़ी आसानी से मोड़ दिया। उसकी हरकत इतनी सहज थी कि वही की तलवार को कोई नुकसान नहीं हुआ और एक पल बाद कटार की धार उसकी कलाई के पास आकर रुक गई। असंभव! उसने सिर्फ बचाव ही नहीं किया, बल्कि मेरी पूरी रणनीति को शुरू होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। पहले ही दांव से मैं क्यों पिछड़ रहा हूं? वेर ने अपने गले से धीमी सी गुर्राहट निकाली, फिर वारों की बौछार कर दी। उसकी तलवार चापों और धक्कों में तेजी से और लगातार चलती रही, जैसे वो लियो को अपनी ताकत से पछाड़ना चाहता हो। लेकिन हर स्लैश का अंत एक ही तरह से होता था, उसकी छाती पर थपथपाएं, उसके गले पर थपथपाएं, उसकी कलाई पर थपथपाएं। लियो एक प्रेत की तरह वारों के बीच से निकलता रहा, हमेशा मौजूद रहते हुए भी अछूत। उसकी तलवार वहां प्रकट होती थी जहां वेया को इसकी सबसे कम उम्मीद होती थी। उसके जवाबी हमले त्रुटिहीन थे, उसकी लय अटूट थी। धिक्कार है, वेर ने थूकते हुए कहा। उसकी सांसें अब तेज हो रही थी और माथे पर पसीना आ रहा था। ऐसा क्यों होता है? हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने उसे घेर लिया है, तो वह पहले से ही वहां मौजूद होता है और मेरे कुछ करने से पहले ही मुझे हरा देता है। ये सिर्फ गति की बात नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वह लड़ाई को 2 कदम आगे ही देख लेता है। लियो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली थी। चलो चचेरे भाई, मुझे ड्रैगन का गौरव दिखाओ। हालांकि उसने उकसाया, लेकिन वेया ने अब लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस बिंदु तक वो पहले ही समझ चुका था कि किसी भी प्रकार का गर्व उनके बीच खड़ी असंभव खाई को नहीं पाट सकता था, क्योंकि अब जब वे एक ही स्तर पर थे, तो उसका चचेरा भाई बस अछूत बन गया था। उसके नजरिए से भले ही उसका चचेरा भाई मुस्कुरा रहा था और यह महज एक सामान्य नोकझोंक थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक छोटी सी चींटी है जो एक विशाल पहाड़ को रेत के एक एक कण से हिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, यह एक असंभव प्रक्रिया लग रही थी।